हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वुंड्स पढ़ रहे थे, घाव के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक लाइन जिससे आप लोग को मोटिवेट होते हैं या फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो सुन लीजिएगा। तेरे प्यार का असर कुछ कुछ ऐसा हो गया, तेरे प्यार का असर कुछ ऐसा हो गया जैसे जैसे बिना इंजेक्शन मरीज ठीक हो गया। क्या हुआ कि तेरे प्यार का असर कुछ ऐसा हो गया जैसे बिना इंजेक्शन मरीज ठीक हो गया। डॉक्टर बोले, डॉक्टर भी बोले ये कैसा इलाज है, डॉक्टर भी बोले ये कैसा इलाज है। हमने कहा जनाब ये मोहब्बत का नशा हो गया, ये मोहब्बत का नशा हो गया। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग क्या पढ़ रहे थे, ऊन्स पढ़ रहे थे। ऊन्स का हम लोग क्या देखे थे कि ऊन्स किस प्रकार से, ऊन्स का हीलिंग जो है किस तरह से होता है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, ऊन्स का हीलिंग किस प्रकार से होता है। तो पहला देखे थे कि रीजनरेशन मतलब जो जिस तरह से कॉज किया, जिस भी ऑर्गेन पे, टिश्यू पे या स्किन पे वो कॉज किया, वो रिजनरेशन करके उसी प्रकार का टिश्यू ऑर्गेन को बना दिया, उसी फंक्शन जैसे पहले कर रहा था वैसा ही कर रहा था, वो भी रिजनरेशन हो गया। मतलब आपको बताया कि ट्रेन से कोई उतरता है, फिर बैठता है, जाके वहीं पे बैठ जाता है। उतरना, बैठ, चढ़ना, उतरना, अगले स्टेशन उतरा, फिर दूसरा चढ़ गया। तो उसी तरह जैसे कोई टिश्यू खराब हो रहा था इंजरी के कारण, तो उस टिश्यू पे दूसरा सेम टिश्यू आके बन जाता था, तो रिजनरेशन हो गया। और रिपेयर बताया आपको कि जैसे ये टिश्यू इंजरी हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ से यह इंजरी हो गया, अब क्या करेगा कि इसी को रिपेयर करके यहाँ से जोड़ देगा। यानी कि आप लोग रिपेयर समझते हैं ना कि साइकिल खराब हो जाता है उसको रिपेयर कराते हैं, बाइक को, घर को, तो उसी को बना देना। इसमें रीजनरेशन में पूरा न्यू बनता था और इसमें फंक्शन उस प्रकार नहीं रहेगा जिस प्रकार पहले का सेल करता था, वैसा नहीं रहेगा। और उसमें क्या है कि जिस तरह पहले करता था उस तरह फंक्शन करेगा, किसमें, रीजनरेशन में। तो हम लोग कल रीजनरेशन पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वुंड हीलिंग पढ़ रहे थे, मतलब घाव में जो मांस भर रहा है वो पढ़ रहे थे। आपको उसका फैक्टर इफेक्टिंग और बता दिए थे, और उसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग बता दिए थे कि रीजनरेशन और रिपेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, फेजेज ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब कि किस किस फेज में किस तरह से हमारा बॉडी, जैसे इंजरी हो रहा है, इंजरी होने के बाद वह किस तरह से फिर वहां पे सेल बन रहा है और किस तरह से हमारा अच्छा ठीक है, आप लोग तो घाव हो गया और वो ठीक हो गया, आप लोग दवा खाए ठीक हो गए, लेकिन आप वो तो चलिए पेशेंट को हम दे रहे हैं तो पेशेंट को उतना नॉलेज नहीं लेना है उसको ठीक होने से मतलब। लेकिन आप लोग मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम दवा दिए हैं पेशेंट को, वो तो सब जानता है कि कोई व्यक्ति जानता है कि पैरासीटामोल देने से बुखार हट गया, और एनाल्जेसिक दवाई यानी कि किसी को दर्द हो रहा है तो दे दीजिए, एंटीपायरेटिक्स दे दीजिए बुखार है तो इस तरह से वो तो सब जानता है। लेकिन आप लोग जो मेडिकल का स्टूडेंट है, आप लोग कोर्स कर रहे हैं 4 ईयर का, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए किस तरह से होता है और कैसे होता है। तो यह फेज भी हम बताएंगे किस तरह से जो घाव हो गया और मेडिसिन खाने के कारण या तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो घाव वो धीरे धीरे वो नॉर्मल स्टेज में आ रहा है। अब किसी को आप छेद हो रहा है, अब ये ऑटोमेटिक नेचुरली रूप से कैसे भर रहा है, कैसे यह फिर नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, ये तो आपको जानना चाहिए। इसमें क्या है, इच्छुक मतलब होता है, ये जिज्ञासा बढ़ाने वाला चीज है कि आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, क्यों होता है। तो जिस भी स्टूडेंट के मन में अगर पढ़ते वक्त क्यों कैसे और क्यों कैसे वाला क्वेश्चन जब भी डाउट उठा तो समझ जाए कि वो जो स्टूडेंट है बहुत पढ़ने में उसके
पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है, जिसके मन में क्यों, कैसे और किस तरह हो रहा है, ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट के मन में पढ़ते वक्त उठा, समझ जाए वो स्टूडेंट जीवन में कभी न कभी कुछ कर पाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि फेजेज ऑफ वुड हीलिंग, मतलब जो हम लोग घाव बढ़ रहा है, जो भी घाव बढ़ रहा है, घाव हुआ, इंजरी हुआ, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वुड हीलिंग इज द कंप्लीट डायनामिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। वुड हीलिंग क्या है, आपको बताया थे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कल बताए थे ना आपको। वुड हीलिंग इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें बॉडी रिस्टोर करता है जो भी हमारे टिश्यू और ऑर्गन, चाहे टिश्यू चाहे स्किन क्या हो गया था, इंजरी हो गया था, डैमेज हो गया था, वो फिर से उस स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में रिटर्न करने की प्रोसेस को वुड हीलिंग कहते हैं। घाव के बाद जो इंजरी हमारा ठीक हो रहा है, मतलब नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, उसको हम कहते हैं वुड हीलिंग। तो इस किस तरह से होता है, हम तो देखे थे, दो प्रोसेस देखे थे कि रीजनरेशन हो रहा है, तो रीजनरेशन कैसे हो रहा है, रिपेयर कैसे हो रहा है, वो भी हमको समझना, उसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो वही हम लोग देखते हैं। पहला फेज क्या है, इनिशियल वेस्कुलर रिस्पॉन्स। पहला फेज क्या है, इनिशियल वेस्कुलर रिस्पॉन्स। पहला फेज क्या है इसमें, ये टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। इनिशियल वेस्कुलर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सेज क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हीमोटैक्सिस, हीमोटैक्सिस फेज कहते हैं इसको, या तो इनिशियल वेस्कुलर फेज कहते हैं। इनिशियल आपको पता चलता होगा कि इनिशियल मतलब क्या होता है। इनिशियल मतलब आप लोग नॉर्मल पता होगा, इनिशियल मतलब स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल शुरुआती कहते हैं ना, इनिशियल शुरुआती। तो इनिशियल मतलब आप लोग जान गए कि शुरुआती होता है। वेस्कुलर रिस्पॉन्स आपको हमने क्या पढ़ाया था, याद कीजिए, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में हमने क्या पढ़ाया था, दो घटना पढ़ाया था, एक वेस्कुलर और एक सेलुलर इवेंट पढ़ाए थे। तो वेस्कुलर इवेंट में क्या हो रहा था कि वहां ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, वेसोडाइलेशन हो रहा था, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वेसल्स का, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्लड स्टॉप हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, वेसोडाइलेशन हो रहा था। वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि ब्लड का चौड़ा हो रहा था, जिससे अधिक मात्रा में ब्लड उस इंजरी जगह पे पहुंच रहा था। तो उसी तरह इनिशियल वेस्कुलर रिस्पॉन्स, जब भी वॉन्ड का हीलिंग स्टार्ट होता है, वॉन्ड का हीलिंग जब घाव भरना स्टार्ट होता है, तो उसमें वेस्कुलर का क्या रिस्पॉन्स होता है, वेस्कुलर वेन का क्या, ब्लड वेसल्स का क्या रिस्पॉन्स होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब, इसको हम क्या कहते हैं, हीमेटोसिस फेज भी कहते हैं। हीमेटोस्टैटिस फेज का मतलब क्या होता है कि ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब पहले जब भी आपको इंजरी हुआ, बॉडी में इंजरी हुआ, उसके बाद तुरंत क्या होता है कि वहां पे ब्लड का, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो पूरा बॉडी का ब्लड हमारा बाहर हो जाएगा। कहीं इंजरी होगा, प्रिक हो गया तो पूरा बॉडी बाहर, ब्लड का बाहर हो जाएगा, तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो सबसे पहला जब भी इंजरी हो, जब भी टूटे फटे कटे, तो क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिशियल वेस्कुलर रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होता है कि हीमेटोस्टैटिस इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग, क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है, ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। कितनी देर की, कब होता है, जब इंजरी हुआ, फ्रॉम जस्ट इमीडिएटली, तुरंत या फ्यू आवर, तुरंत या कुछ, सॉरी घंटा हो सकता है, हाँ घंटा, इमीडिएटली या लास्ट मिनट टू आवर आफ्टर। इसको आवर नहीं बोल सकते हैं, आवर तो बहुत हो गया,
इमीडिएटली या फ्यू मिनट्स। क्या होता है कि जब भी इंजरी हो तो सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है वहां पर, वेस्कुलर रिस्पांस, क्योंकि जो ब्लड कहां से बाहर आएगा, हमारे ब्लड वेसल से ही तो ब्लड बाहर आएगा हमारे बॉडी से, तो पहला रिस्पांस होता है वेस्कुलर रिस्पांस। इसमें क्या होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस, यानी कि स्टॉप ब्लड ब्लड ब्लीडिंग का रुक जाना क्या कहलाता है, हीमोस्टैटिस कहलाता है। तो यह बहुत तुरंत होता है, तुरंत जब भी इंजरी हुआ, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आपको कहीं पे कट गया, कटने के बाद तुरंत क्या होता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाता है, क्लॉटिंग होने के बाद क्या होता है, ब्लड बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार ये क्या है, पहला इनिशियल, जब भी इंजरी हो चाहे कट हो, उस समय वेस्कुलर रिस्पांस क्या होता है, तो हमने देखा कि थोड़ी तुरंत क्या होता है, ब्लड ब्लीडिंग रुक जाता है, यानी कि तुरंत फ्यू मिनट, कुछ मिनट में रुक जाना, सेकेंड में होता है। तो हम लोग देखें इसमें क्या क्या घटना हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पूरी प्रोसेस आपको हम अच्छी से बताएंगे, प्रोसेस आपको बता देते हैं। प्रोसेस ये है, जैसे आपको बताते हैं कि इंजरी हुआ, इसका बता रहे हैं, इनसे वेस्कुलर रिस्पांस होता है। इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स पे चोट हुआ, ब्लड वेसल्स पे क्या हुआ, ब्लड वेसल्स, कुछ ब्लड वेसल्स क्या हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा, ब्लड वेसल्स फट गया, मतलब फट जाता है, तो इसको ब्लड वेसल ब्रेक हो गया, मतलब फट गया, ब्रेक हो गया, ब्लड वेसल्स क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि यानी कि ब्लड वेसल जो वहां पे जो चोट लगा, इंजरी हुआ, कटने या गिरने से चोट लगा, तो क्या हुआ, ब्लड वेसल्स को चोट लगा, चोट लगने के बाद क्या हुआ कि चोट लगा, उसके बाद क्या यहाँ पर हुआ, ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ। वैसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए क्या हो रहा था, ब्लड ब्लीडिंग रुक रहा था, ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, तो उसका कहते हैं वैसे, मतलब क्या कि ब्लड वेसल्स का जो वाल होता है, वो ब्लड वेसल्स जो होता है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, रुक जाना, ब्लड ब्लीडिंग रुका, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, तो क्या हुआ, कोलेजन एंड केमिकल बाहर आने लगा, कम आउट कोलिजन और केमिकल। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन, जो ब्लड वेसल्स ब्रेक हुआ, ब्लड वेसल्स ब्रेक होने के बाद कंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एंडोथेलियम ब्रेक हुआ, जो टिश्यू होता है, एंडोथेलियम टिश्यू होता है, वो ब्रेक हुआ। एंडोथेलियम ब्रेक हुआ, एंडोथेलियम ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि जो भी कोलिजन और केमिकल था, जो भी केमिकल और कोलिजन आउट हुआ, बाहर। चोट लगने से क्या हुआ, कोलिजन आउट कोलिजन एंड केमिकल बाहर आया। केमिकल बाहर आने के बाद क्या हुआ कि केमिकल बाहर आने के बाद फ्लॉग का फॉर्मेशन किया, क्या हुआ, फ्लॉग का फॉर्मेशन, रिड्यूस ब्लड लॉस, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग्स फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ कि प्लग फॉर्मेशन हुआ, प्लेटलेट का, जब भी इंजरी होता है तो ब्लड प्लेटलेट को क्या कहा जाता है, ब्लड क्लॉटिंग किसको कहा जाता है, प्लेटलेट को कहा जाता है। तो अब किसका एक्शन होगा यहाँ पे, ब्लड वेसल्स का, सॉरी प्लेटलेट का। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लग हुआ, प्लग
प्लग का फॉर्मेशन किया। प्लेटलेट क्या किया यहाँ पे, प्लेटलेट क्या किया यहाँ पे, फॉर्मेशन क्या किसका, प्लग का। प्लग फॉर्मेशन, प्लग फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक कवर बना दिया। घाव के पास क्या होगा कि वो एक कवर बना दिया, मतलब घाव जो इंजरी हुआ था जहां से ब्लड निकल रहा था उसको क्या कर दिया, वो कवर कर दिया, कवर कर दिया। तो प्लग फॉर्मेशन क्या है, कौन किया, प्लेटलेट। प्लेटलेट ये प्लग फॉर्मेशन क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है। ये प्लग क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, वीक होता है, जिससे वह टूट सकता है। वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। पहली बार जो प्लग बना कैसे बना, जैसे यहाँ पे इंजरी हुआ कहीं पे हमारे बॉडी में, तो क्या हुआ, वहां का ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ा, चोट पड़ा। चोट होने के बाद क्या हुआ, वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ। वेसो कंस्ट्रिक्शन होने यानी कि वहां के ब्लड रुक गया, ब्लड रुक गया। ब्लड रुकने के बाद क्या होगा कि ब्लड वहां पे रुक गया, फिर क्या हुआ, एंडोथेलियल ब्रेकडाउन। अब चोट लगा, इंजरी हुआ तो क्या होगा, वहां का जो टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, वो भी चोट पहुंचेगा। चोट पहुंचने के बाद एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, वहां पे जो कुछ केमिकल होगा वो आउट होगा, बाहर आएगा। उसके साथ क्या आएगा, प्लेटलेट। प्लेटलेट कहाँ आएगा, इंजरी वाले साइड पे, जहां पे चोट लगा, कटा फटा टूटा, वहां पे आएगा। कौन आएगा, प्लेटलेट। अब प्लेटलेट वहां पे आएगा तो क्या करेगा, वो प्लग का फॉर्मेशन करेगा। प्लग का फॉर्मेशन मतलब एक लेयर बना देगा। घाव के ऊपर से जो यहाँ पे इंजरी हुआ वहां पे एक लेयर बना देगा, लेयर बना देगा। तो ये जो फर्स्ट बार लेयर बनेगा, पहली बार जो लेयर बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। जो प्लेटलेट के सहायता से बना था वो क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा या टूट सकता है। तो अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, तो अब दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो उसके बाद क्या कौन प्रोसेस होगा, क्लॉट कैस्केड। क्लॉट कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेशन होगा। क्या होगा, क्लॉट कैस्केड, क्लॉट कैस्केड। ये क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट है। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये किस चीज को बनाएगा, जो क्लॉटिंग कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाएगा, फैब्रियन मेश बनाएगा, फैब्रियन मेश बनाएगा। ये क्या बनेगा, क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिव होके फिब्रेन फाइबर बनाएगा, फिब्रेन फाइबर बनाएगा। ये फिब्रेन फाइबर क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, मेशवर्क, यानी कि यह एक जाल बना लेगा, जाल टाइप का बना लेगा। अब यह फिब्रियन फाइबर बनेगा, फिब्रियन फाइबर को बनाएगा। कौन बनाएगा, क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड क्या बनेगा, फिब्रियन फाइबर को बनाएगा। एक्टिवेट होकर फिब्रियन फाइबर बनाएगा। फिब्रियन फाइबर क्या है, मेश वर्क की तरह करता है, मतलब जाल की तरह वर्क करता है, जाल की वर्क, जाल का स्ट्रक्चर बना लेता है फिब्रियन फाइबर। फिब्रियन फाइबर जाल बना लेगा तो क्या करेगा, फिब्रियन मेश प्लेट प्लग के चारों ओर से। तो ये क्या करता है, जो ये घाव जहां पे इंजरी हुआ था, इंजरी जगह पे क्या करेगा, ये चारों बगल, जैसे घाव यहाँ पे घाव है, ये फिब्रियन फाइबर क्या करेगा, इसके चारों ओर फैल जाएगा,
ये क्या करेगा, इसके चारों ओर फैल जाएगा। चारों ओर फैलने के बाद क्या करेगा, उसको कवर कर देगा। क्या करेगा, उसको ढक देगा घाव को एक लेयर से। जैसे यहाँ पे इंजरी हुआ, जैसे यहाँ पे इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद ऊपर से एक लेयर, कभी आप लोग को कटा होगा, आप लोग देखे होंगे कहीं पे कटा फटा चोट लगा तो तुरंत वहां पे एक लेयर बन जाता है, ब्लैक ब्लैक लेयर बन जाता है ना, वो क्या रहता है, फेब्रिन फाइबर का लेयर बन जाता है जो मेश वर्क करता है। मेश वर्क करता है यानी कि जाल की तरह उसको घेर लेता है। क्यों घेर लेता है, क्योंकि बाहर का बैक्टीरिया वायरस उसमें इंटर नहीं कर पाए। ये क्या हो गया, परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग कर दिया। अब क्या हो गया, परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग हो गया। परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग। अब क्या हो गया, यहाँ पे परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग हो गया। अब यहाँ से ब्लड बाहर नहीं आएगा। देखिए कितने सुनने में तो क्या होगा कि तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत 1 सेकेंड 2 सेकेंड में क्या हो गया कि हीमोडायलिसिस का प्रोसेस हो गया। लेकिन हमारा बॉडी कितना ये है कि देखिए 1 मिनट इन 2 मिनट में कितना प्रोसेस किया। इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद वहां पर ब्लड वेसल्स ब्रेक हुआ, टूटा, तो वहां पे वेसोडाइलेशन हुआ, ब्लड का रुका, स्टॉप हुआ। उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू उसके बाद में उसी छोटे के टाइम ब्रेक हुआ, तो जो ब्रेक हुआ उसमें से क्या निकला, आउट हुआ, कोलेजन आउट हुआ एंड केमिकल, कुछ केमिकल आउट हुआ, केमिकल, और उसके साथ क्या किया, वो प्लेटलेट आया। प्लेटलेट क्या किया, प्लग का फॉर्मेशन किया, वहां पे ढक्कन की तरह एक काम किया, वो प्रोटेक्शन के रूप में काम किया। वो क्या, ये जब फर्स्ट बार बना तो क्या हुआ कि ये वीक कम वर्क कर देगा, मतलब वो कभी फट टूट सकता है, तुरंत वो इतना स्ट्रांग नहीं बना। उसके बाद क्या किया, एक दूसरे प्रोसेस में गया है, यहां से सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सेकेंड प्रोसेस, अब क्या किया कि ब्लड कैस्केड एक्टिवेट हुआ। क्या हुआ, क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हुआ वहीं इंजरी वाला साइड पे। वो क्या किया, एक फेब्रियन फाइबर का बनाया। फेब्रियन फाइबर मतलब कि एक जाल की तरह, मेश वर्क की तरह जाल की तरह वो बनाया। जैसे यहाँ पे इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद क्या किया, यह चारों बगल से उस इंजरी वाले साइड को घेर लिया, मतलब ऊपर से ढक्कन की तरह कवर कर दिया। कवर करने के बाद ये क्या हो गया कि परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग, अभी ब्लड रुक गया, पूरी तरह से वो रुक गया। हमने देखा कि यहाँ पे 2 मिनट बताए ना आपको कि तुरंत इमीडिएटली ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो इमीडिएटली तो होता है, लेकिन किस प्रोसेस से, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आप लोग देखें उसके बाद क्या हुआ कि प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब क्या हुआ इसमें कि प्लेटलेट ड्राइव करता है ग्रोथ फैक्टर को, इसमें कुछ फैक्टर, प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट, यहाँ जो प्लेटलेट्स है इससे कुछ फैक्टर आता है, इसके साथ कोई फैक्टर आता है, फैक्टर आता है। फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर है, जैसे मैं बताया आपको कि तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आता है, केमिकल के रूप में आता है। जैसे पहला देखें हम लोग, पहला हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन मास्ट सेल से आता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को हिस्टामिन क्या होता है, यूनिट सेल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, यूनिट सेल को बढ़ाता है, यूनिट सेल को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, यूनिट सेल को एक्टिवेट करता है। कौन, हिस्टामिन। ये कहां से आता है, प्लेटलेट के द्वारा, प्लेटलेट से आता है। कौन आता है, हिस्टामिन। वो क्या करता है, प्लेटलेट को, ब्लड वेसल्स को और क्या करता है, प्लेटलेट यहाँ पे इंजरी वाले साइट में किस किस को बुलाता है, फाइब्रोब्लास्ट।
फाइब्रोब्लास्ट और नए सेल को बुलाता है। तो हमने क्या देखा कि इंजरी हुआ, ब्लड वेसल्स ब्रेक हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, एंडोथेलियल ब्रेक हुआ और कोलेजन बाहर आया और केमिकल कुछ बाहर आया जिसके साथ प्लेटलेट्स जो इंजरी वाले साइड पे उसके साथ गया, तो क्या क्या प्लग का फॉर्मेशन किया, वहां एक कवर का फॉर्मेशन किया जो वीक होता है, वो थोड़ी तुरंत जो ब्लड इमीडिएटली जो रुका ब्लड वो इस प्लग के कारण रुका, या प्लग फॉर्मेशन पहला जो बना इसके कारण ब्लड रुक गया। रुकने के बाद क्या हुआ, दूसरे प्रोसेस हुआ क्लॉटिंग कैस्केड हुआ, एक्टिवेट किया किसको, फाइब्रियन फाइबर को। फाइब्रियन फाइबर क्या किया कि जो घाव था उसके चारों ओर वो एक जाल की तरह घेर लिया, जाल की तरह घेरने के बाद क्या हुआ, परमानेंट क्लॉट हो गया। परमानेंट क्लॉट हो गया। अब प्लेटलेट का कुछ और रोल है जो उस समय वर्क करता है। प्लेटलेट क्या करता है, एक हिस्टामिन को रिलीज करता है, मतलब लेके आता है, खुद रिलीज करता है। वो क्या करता है, यूनी सेल को एक्टिवेट करता है, बुलाता है। और प्लेटलेट क्या करता है, फाइब्रियन जब भी यहाँ पे इंजरी होता है तो ये क्या करता है, कॉल करता है, फोन करता है, ये यहाँ पे घटना हो गया, जल्दी आओ, दौड़ो दौड़ो। तो कौन कौन आता है दौड़ के, फाइब्रियोब्लास्ट आता है और वहां पे यून सेल आके वर्क करता है। और इसका कुछ और फैक्टर है, इसका दूसरा क्या है, दूसरा है सेरोटोनिन। दूसरा फैक्टर क्या है, यानी कि दूसरा जो केमिकल रिलीज करता है कौन सा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, यह ब्लीडिंग को कम करता है। यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको कम किया, ब्लीडिंग को कम करता है, ब्लीडिंग स्लो रोक देता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया किसको, ब्लीडिंग जो हो रहा था उसको क्या क्या ब्लॉक कर दिया सेरोटोनिन। इसमें एक और रोल रहता है किसका, और एक और फैक्टर आता है इसमें, कौन सा फैक्टर है, इसको कहते हैं टीजीएफ, यानी कि इसका पूरा नाम हो गया ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, क्या जो रिपेयर में काम करता है, रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करने में यह मदद करता है। तो क्या क्या देखे हमने, इनिशियल वेस्कुलर, मतलब जो जब भी चोट लगा वहां पे जो तुरंत रिस्पांस हुआ, किस किस का रिस्पांस हुआ, वहां ब्लड वेसल्स ब्रेक हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, जिससे थोड़ी देर के लिए ब्लड रुका। रुकने के बाद क्या हुआ, रुकना, वहां पे फिर इंडोथेलियम जो वहां पे टिश्यू था उसमें ब्रेक हुआ। उसका ब्रेक होने के बाद मतलब क्या हुआ, वहां से कुछ केमिकल बाहर आया, केमिकल के द्वारा प्लेटलेट आया। प्लेटलेट क्या क्या उस इंजरी वाले साइड पे प्लग का फॉर्मेशन किया, यानी कि वहां पे प्लग एक ढक्कन की तरह वर्क किया, एक ढक्कन तरह। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्लेटलेट का था। प्लेटलेट का सबसे बड़ा रोल क्या है, वह प्लग का फॉर्मेशन करता है, जो कि थोड़ी देर के लिए वह बनता है और वो कमजोर रहता है, वीक रहता है, वो कभी टूट सकता है। तो फिर क्या होता है, हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी बहुत ये है कि भविष्य में क्या होगा वो भी लेके चलता है। तो ये क्या किया, फिर से क्लॉटिंग कैस्केड का एक्टिवेट किया, क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हुआ। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या किया, फेब्रियन फाइबर को बनाया। फेब्रियन फाइबर क्या था, यह मेश की तरह वर्क कर रहा था, मेश मतलब जाल की तरह कर रहा था, जो पूरे इंजरी वाले साइड को पूरी तरह से ढक लिया, पूरी कवर कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पे कटा और उससे पूरी कवर कर दिया, तो यह परमानेंट ब्लड को क्लॉटिंग कर दिया। और प्लेटलेट का कुछ और रोल है। प्लेटलेट में फैक्टर होता है जैसे कि हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, यूनी सेल को एक्टिवेट करता है। यूनी सेल क्या करता है, यूनी सेल क्या करता है, या ब्लड वेसल्स को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए खोलता है, जिससे क्या होता है, यूनी सेल वहां पे आता है। उसके बाद क्या आता है, दूसरा फैक्टर क्या है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है कि ब्लॉक करता है, ब्लीडिंग जो हो रहा था उसको ब्लॉक करता है। तो प्लेटलेट में
प्लेटलेट का तीनों और फंक्शन था, जो कि क्या करता है, फैक्टर को रिलीज करता है जिससे यूमिनी सेल एक्टिवेट होता है। उसके बाद क्या करता है, सेरोटोनिन जिससे ब्लीडिंग ब्लॉक हो रहा था। उसके बाद टीजीएफ क्या करता है, रिपेयर करता है टिश्यू को। तो हमने क्या देखा, ये इनिशियल में मतलब शुरुआती में जब फर्स्ट तुरंत जो इंजरी हुआ उस समय हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में क्या रिस्पॉन्स हो रहा था, तो हमने देखा कि तुरंत हेमोस्टेटिस मतलब क्या हो रहा है कि तुरंत जो है सो ब्लड का स्टॉप हो जाना। तो हम कह दिए कि तुरंत हो जा रहा है, लेकिन कितना प्रोसेस हो रहा है आपने देखिए, इतना पूरी ये प्रोसेस तुरंत होता है जिससे थोड़ी देर के लिए ब्लड रिपेयर होता है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, पहला देखिए हम लोग, दूसरा क्या है, इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी फेज, इन्फ्लामेटरी फेज क्या है कि इन्फ्लामेटरी फेज ये तो आपको बताया कि यह बहुत इमीडिएटली मतलब तुरंत स्टार्ट हो रहा था। ये क्या हो रहा था, इमीडिएटली काम कर रहा था, इमीडिएटली क्लॉट हो गया ब्लड का, इमीडिएटली क्या हो गया, क्लॉटिंग हो गया, मतलब ब्लड रुक गया। अब ब्लड तो रुक गया, अब घाव तो ठीक होगा इतना जल्दी नहीं। वो क्या था, इनिशियल प्रोसेस था कि सबसे वाइटल उसका साइन था कि उसको ब्लड को रोकना, हमारे बॉडी के ब्लड को बचाना। वो क्या कर रहा था, वेस्कुलर रिस्पॉन्स कर रहा था, हेमोसाइटिस। अब ब्लड तो रुक गया, अब तो हमको फिर उसमें टिश्यू भी लाना है। जब इंजरी हो गया तो वहां पे तो जगह खाली हो गया, अब वहां पे टिश्यू लाना है। अब मान के चलिए अब घर बना रहे हैं तो क्या हुआ कि आप पहले तो घर का जमीन खरीद लिए। अब जमीन खरीदने के क्या, जमीन खरीद लिए उससे घर नहीं बनेगा। आप लैंड खरीद लिए, मान के चले आप लैंड खरीद लिए, आप उससे तो लैंड खरीदने से आप वहां पे रह नहीं लीजिएगा, हालांकि वहां पे घर बना नहीं है। अब घर बनेगा तब तो आप रहिएगा। तो लैंड खरीदने से कभी घर नहीं, उसमें रह नहीं सकते हैं, जमीन पे आप सो नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको कवर चाहिए, कवर एरिया चाहिए। तो कवर, तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि कवर बना रहा था। तो आप कवर, मान के चले आप कवर भी जमीन खरीद के वहां पे कवर बना लिए। अब कवर बनाने के लिए आप ठीक है कुछ देर के रह सकते हैं, तो उसी तरह यह कवर कर रहा है और अंदर में वर्क कर रहा है। तो आप जब घर का स्ट्रक्चर हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसमें पूरी तरह से कवर नहीं हुआ, खाली आप ऊपर से कवर कर लिया, अंदर में बेड लगेगा, टेबल लगेगा, किचन बनेगा, बाथरूम है, तब तो वहां एडजस्ट कर पाइएगा। तो उसी तरह हमारा क्या करता है इन्फ्लामेटरी, जब यहाँ कवर हो जाता है ऊपर से, तो ये उसके बाद हमारा कौन फेज स्टार्ट होता है, इन्फ्लामेटरी फेज। अब ये क्या करेगा कि वहां आपको बताए थे कि इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में, इसीलिए ना आपको पढ़ाए थे हम पढ़ाए थे पहले इन्फ्लामेशन पढ़ाए थे, तो उसके बाद इन्फेक्शन पढ़ाए। तो इन्फ्लामेशन के आपको पता है कि इन्फ्लामेशन का काम है कि कोई भी इंजरी हो गया है तो वहां पे इन्फ्लामेशन होने के बाद उसको फिर नॉर्मल टिश्यू में या ऑर्गन में उसको जहां पे इंजरी हुआ उसको लाना। तो वही इन्फ्लामेशन स्टेज स्टार्ट होगा। तो आपको इन्फ्लामेशन के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, नहीं याद है? तो यह कब स्टार्ट होता है, 2 से खत्म होने के बाद, मान के चलिए तुरंत खत्म हो गया, इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से 3 दिन के लमसम में, 3 दिन के बाद 3 दिन तक कौन प्रोसेस चलेगा, 3 डेज। तो तुरंत को तो ये हो गया इनिशियल वेस्कुलर रिस्पांस, तो तुरंत हो गया। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, इन्फ्लामेटरी स्टेज, जो कितना दिन चलेगा, या 0 जब स्टार्ट हुआ तब से लेके 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन के लमसम में कौन चलेगा, इन्फ्लामेटरी फेज चलेगा। इन्फ्लामेटरी फेज क्या है कि यहाँ पे वेस्कुलर डायलेशन होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, आपको बताए थे, इसीलिए हम बताए आपको कि हम आपको उस लेवल से पढ़ाएंगे क्योंकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने आपको पहले क्या पढ़ाया, इन्फेक्शन पढ़ाया। इन्फेक्शन में हमने वैसो कंस्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाए थे। उसके बाद इन्फेक्शन पढ़ाया, तो सभी का यूज हमको बताए थे आपको कि हर जगह इस सब का यूज हो सकता है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो ऐसा ही हम जो भी पढ़ाएंगे
वो कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए आपको याद करना है। तो क्या यहाँ होगा कि आपको बताए थे कि इन्फ्लामेशन कहीं भी होगा तो वहां का साइन क्या दिखेगा, हमको रेडनेस देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगा, स्वेलिंग वहां पे होगा और लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है। तो ये हमको आपको बताए हुए हैं। और इवेंट क्या क्या घटना हो सकता है इन्फ्लामेटरी फेज में, कि वैसोडाइलेशन होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमेबिलिटी, मतलब वहां का वैसोडाइलेशन, जब इंजरी होगा तो वहां पे हमको क्या चाहिए, बहुत सारा ब्लड चाहिए वहां पे, तब तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा, WBC पहुंचेगा, प्लेटलेट पहुंचेगा, तभी तो वहां पे इंजरी साइट होगा, कम होगा तो अधिक पहुंचेगा, तभी तो अधिक मात्रा में जाएगा वहां। जब ये ब्लड फ्लो अधिक होगा तभी तो वहां पे सभी अधिक मात्रा में वहां पहुंचेगा। तो इसीलिए वहां पे वैसोडाइलेशन होता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है, वहां पर कैपिलरी परमिएबिलिटी होता है, मतलब कैपिलरी दिखने लगता है वहां आर पार। और उसके बाद क्या था कि न्यूट्रोफिल्स, तो यहाँ इवेंट क्या क्या घटना हो सकता है, पहले बताया वैसोडाइलेशन हो सकता है, वेस्कुलर का ब्लड वेसल्स का बढ़ना। उसके बाद क्या क्या है, न्यूट्रोफिल्स, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का भी बड़ा रोल रहेगा। ये क्या करता है, एरैप फर्स्ट, पहले न्यूट्रोफिल्स कहाँ पहुंचता है, वहां पे इंजरी वाले साइट पे क्या करता है, यह फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस करता है। फैगोसाइटोसिस का फिगर हम बना के बहुत अच्छी तरह से आपको बताए थे कि फैगोसाइटोसिस क्या करता है, वहां के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वहां के जो डेथ टिश्यू है, उसको क्या करता है, वो खा जाता है। वहां जितना भी कचरा है, डेथ टिश्यू हो गया है, जो आरबीसी मर गया है, प्लेटलेट मर गया है, उस सबको क्या कचरा, जितना भी कचरा है, अनवांटेड प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, खा जाता है। तो वहां पे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। उसके बाद क्या होगा, मैक्रोफेजेज होगा, फ्लो क्लियर डेड न्यूट्रोफिल्स एंड रिलीज ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैक्रोफेजेज का बहुत बड़ा रोल होगा, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज का रोल यहाँ पे रहेगा। ये क्या करता है, मैक्रोफेजेज क्या करेगा कि फ्लो क्लियर डेथ न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करेगा, जो वहां पे न्यूट्रोफिल क्या कर रहा था, जो इन्फेक्शन से लड़ रहा था। आपको बताएं कि WBC का मेन पार्ट होता है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, वो कौन होता है, तो न्यूट्रोफिल, जो इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, WBC का पार्ट है। तो आदमी तो बोल देता है, नॉर्मल आदमी की WBC लड़ता है, लेकिन तब उसी को पूछ दो कि WBC का कौन सा पार्ट जो है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, बैक्टीरिया वायरस से अगेंस्ट में, तो नहीं बता पाएगा। इसलिए बोलते हैं आपको कि पढ़ाई कीजिए। तो कौन सा पार्ट होता है, न्यूट्रोफिल, क्या करेगा, जो डेड न्यूट्रोफिल्स रहेगा उसको क्या करेगा, या क्लीन करेगा, साफ करेगा, यानी रिलीज करेगा कुछ फैक्टर को, जैसे वहां पे रिलीज हुआ था, इस फेज में कौन सा रिलीज हुआ था, हिस्टामिन, हाँ हिस्टामिन और सेक्रोटोनिन और TGF रिलीज हुआ था, किसमें, इसमें। और इन्फ्लामेटरी फेज में कौन सा रिलीज होगा, तीनों फैक्टर रिलीज होगा। इसमें क्या होगा, 3 फैक्टर रिलीज होगा। पहला है और दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, तो एक मिनट, तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा, तो मैक्रोफेजेज रिलीज करेगा, VEGF को रिलीज करेगा। और क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म हो गया, VEGF का फुल फॉर्म हो गया वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। नाम से ही पता है आपको कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ये क्या करेगा, एंडोथेलियल सेल को ग्रोथ कराएगा। उसके बाद क्या है, FGF, ये क्या करेगा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये क्या करेगा, फाइब्रोब्लास्ट को ग्रोथ करवाएगा। जब ये आपको बताए कि आप अगर जमीन खरीद लिए, आप एक छप्पर बना लिए, ऊपर से छप्पर बनाने से आप उसमें रह सकते हैं, आप बारिश धूप से बच सकते हैं, लेकिन आप वहां पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा था कि वो कवर तो कर रहा था, लेकिन अगर उस घाव को भरा नहीं जाएगा तो कभी भी तो नहीं रह पाएगा वहां पे, फिर दिक्कत है। तो उसी तरह आप जब घर ले लिए, घर का एक ऊपर से बना लिए, आप उसको पूरे
चारों बगल से कवर करना है, उसमें बेड लगाना है, बहुत सारा काम करना है। उसी तरह यहाँ भी वर्क करेगा कि हमने कवर तो करवा, फर्स्ट स्टेप में कवर हो गया, अब क्या करना है उसमें टिश्यू भरेगा तभी तो फिर नॉर्मल स्टेज में आएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, टिश्यू भर रहे हैं। तो इस फेज में क्या बताया कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये इसमें क्या एंडोथेलियल टिश्यू का ग्रोथ होगा। इसमें क्या बताया आपको कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इसमें फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ होगा। इसमें क्या है टीजीएफ, टीजीएफ इसमें हम आपको कुछ बताए थे उधर। और हाँ, तो इसका क्या है टीजीएफ। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर इसका नाम है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर, ये क्या करता है, ये नए ब्लड वेसल्स को बनाता है। ये क्या करता है, नए ब्लड वेसल्स को बनाता है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, नया ब्लड वेसल्स बनता है। नाम से पता है आपको कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ब्लड, न्यू ब्लड से ब्लड को फॉर्मेशन करता है, बनाता है। और क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को बनाता है, और जिससे क्या होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारे जो इंजरी एरिया पे है वहां पे पहुंचता है, अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचेगा तभी तो वहां पे काम करेगा। तो ये क्या करता है, न्यू ब्लड वेसल्स को फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में वहां पे पहुंचता है। तो ये काम किसका है, VEGF का, यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब हम लोग देख रहे हैं FGF। FGF क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फाइबर। ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट को बनाता है। ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है। कौन, FGF फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो कहां से आ रहा था, मैक्रो और ग्रीन सॉरी मैक्रोफेजेस से, मैक्रोफेजेस 3 फैक्टर को रिलीज कर रहा था, जो देखें। तो ये क्या कर रहा था, ये क्या करता है, और फाइब्रोब्लास्ट बनाया, और क्या करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर। आप लोग यहाँ पे समझ आए, जब एनाटॉमी फिजियो पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट तो आपको पता है कि यह जो न्यू सेल बन रहा है, न्यू सेल बन रहा है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है जो फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। ये क्या करता है, मजबूती देता है किसको, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोलिजन एंड टिश्यू को स्ट्रांग बनाता है। एंड तो TGF बेटा सेल क्या करता है, कोलिजन एंड टिश्यू को स्ट्रांग बनाता है। और ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट को फॉर्मेशन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, न्यू ब्लड वेसल्स को फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, जो मदद करता है वहां तक पहुंचने में। तो हम लोग ये देख लिए, क्या देखें, फॉर्मेशन ऑफ स्कूट। इसका पर्पस क्या है, अच्छा ये प्रोसेस क्यों हो रहा था, इनिशियल वेस्कुलर प्रोसेस क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज पर्पस है या क्यों हो रहा था। इसका पर्पस यह है कि स्टॉप ब्लीडिंग। इसका पहला इनिशियल वेस्कुलर रिस्पांस का पहला पर्पस है कि वह ब्लीडिंग को रोकना, तुरंत ब्लीडिंग को रोकना।
प्रोवाइड अ टेम्पोररी मैट्रिक्स फॉर कमिंग सेल, प्रोवाइड करना टेम्पोररी मैट्रिक्स को वहां कमिंग सेल के द्वारा उस वहां पहुंचना, इसका काम था। किसका? इनिशियल वेस्कुलर का, कि मैट्रिक्स, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ा है उसका भी वहां पे जो इंजरी साइड है वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो हमारे सेल में रहता है, सेल में रहता है, जो हम लोग बहुत अच्छे पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छी तरह से एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसका पर्पस क्या था? कि स्टॉप ब्लीडिंग को इमीडिएटली रोकना, उसका पर्पस था। और दूसरा का इंफ्लेमेटरी फेज का क्या पर्पस है? यह क्लियर डेब्रिश एंड पैथोजन, ये क्या कर रहा है? क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है, और कर रहा है, साफ कराने का काम कर रहा है। वहां पे जो डैमेज होगा टिश्यू, वहां पे ये क्या कर रहा है? बताइए ना आपको कि वहां पे फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा था। क्या हो रहा था? फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है, यानी कि वहां पे क्लीन कर रहा है, जो पैथोजन है, जो भी टिश्यू डेथ टिश्यू है उसको साफ कर रहा है। और क्या कर रहा है? प्रिपेयर, तैयार कर रहा है वॉन्ड बेड ऑन बेड फॉर टिश्यू रिपेयर, मतलब जो चोट वाली जगह है वहां पे क्या कर रहा है? वह हेल्दी टिश्यू, जो नया टिश्यू बन रहा है उसमें मदद कर रहा है। कौन? इन्फ्लामेटरी स्टेज। इन्फ्लामेशन में आपको बताए हुए थे, इन्फ्लामेशन मतलब होता है कहीं भी इंजरी हो तो उसको ठीक होने के लिए, उसको रिपेयर होने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? इन्फ्लामेशन का रहता है। इन्फ्लामेशन इसीलिए होता है कि वह नॉर्मल टिश्यू में उसको चेंज कर दे, तो वही यहाँ पे हो रहा है। पहला नंबर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डेथ सेल हो गया इंजरी पे, वो डेथ सेल को जो पैथोजेन है, बैक्टीरिया वायरस, उसको क्या कर रहा है? वहां से रिमूव कर रहा है, हटा रहा है, क्लियर कर रहा है। और क्या कर रहा है? कि प्रिपेयर, तैयार कर रहा है, जो हेल्दी सेल है उसको तैयार करने में मदद कर रहा है। कौन? इन्फ्लामेटरी फेज। अब तो हम समझ गए कि ठीक है, घर बन गया। अब घर बनने के बाद क्या हुआ कि वहां पे बेड लग गया, किचन बन गया, बाथरूम बन गया, बेडरूम बन गया, पूरा घर तैयार हुआ था उसमें, लेकिन उसमें अलग अलग कमरा बना, बाथरूम बना, किचन बना। अब हम लोग देखते हैं उसको, जब किचन बन गया था उसमें आप फिर सामान सब आएगा, सामान सब बढ़ाएंगे उसमें, तभी तो सिस्टम बनेगा, खाना बनेगा। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? चूल्हा चाहिए, सब्जी चाहिए, बेड पे सोने के लिए बेड बिस्तर चाहिए। अब उसका हम लोग ग्रोथ करेंगे। अब कहाँ चलेंगे हम? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलेटिव फेज क्या है? तो इस फेज में कुछ नहीं होता है, कुछ बनता नहीं है, सिर्फ किसका ग्रोथ हो रहा है। अब जमीन ले लिए, घर बना लिए, रूम बाय रूम सबका बना दिए। अब उसमें क्या करना है? सामान लेके हमको उसको घर को ग्रोथ कराना है। अब क्या होगा? इसमें कुछ प्रोसेस होगा, जैसे फिब्रियोब्लास्ट प्रोलिफरेशन। ये कब होता है? जब ये फेज खत्म हो गया, 3 दिन में 2-3 दिन तक ये फेज चलता है, इन्फ्लामेटरी फेज चलता है। उसके बाद 3 दिन के बाद क्या स्टेज, कौन स्टेज आता है? प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होता है? ये कब तक चलता है? 3 से 21 दिन के लगभग चलता है। क्या चलता है? 3 से 21 दिन तक चलता है। इसमें वेरियस विद द वॉन्ड एंड पेशेंट कंडीशन, यह वेरीज करता है कि किस प्रकार का पेशेंट है। अब नॉर्मल घाव है तो क्या होगा? इसी में ठीक हो गया। अब जिसका गहरा घाव है उसको टाइम लगेगा, तो क्या होगा? उसको 21 दिन टाइम लगेगा। क्या होने में? उसमें जो प्रोटीन प्लाज्मा अब अधिक मात्रा में, जो घाव इतना में हुआ है और जो घाव इतना में हुआ है, इसमें सेल बनने में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो बताइए। होगा, तो यह जल्दी ठीक होगा, ये थोड़ा लेट लगेगा, टाइम लगेगा, इसमें ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। तो वही कह रहा है, ये प्रोलिफरेटिव फेज कह रहा है कि यह वेरीज करता है पेशेंट के घाव पे और उसके कंडीशन पे। तो क्या क्या कंडीशन है बताते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन मतलब डिपोज होता है, जो न्यू कोलेजन जो बना उसको डिपोज हो जाना। उसके बाद क्या होगा? एंजियोजेनेसिस क्या है? एंजियोजेनेसिस इज एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। न्यू ब्लड वेसल्स जो बन रहा था, न्यू ब्लड वेसल्स बताए ना आपको इसमें कि बन रहा है। किसमें बन रहा था? बीजीपीएफ में बन रहा है, जिसमें वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर में न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब घर तो तैयार तो हो गया।
अब उसमें सामान लाना है, तो वही करना है कि उस जो बन गया अब उसको क्या करना है, ग्रोथ कराना है। अब उसको ग्रोथ करना है, तो जो ब्लड वेसल्स बन गया था, स्टार्ट हो गया था न्यू ब्लड वेसल्स फॉर गिविंग वोंड और रेड, तो जो वहां पे रेड कलर का हो जाता है, क्या हो जाता है, घाव के पास रेड कलर का हो जाता है। यानी कि क्या हो गया, वहां पे जब भी घाव के पास रेड दिखे, रेड कलर का जो बन जाता है कवर, वो क्या हो गया कि न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो गया वहां पे। ग्रेनुलिश ब्लू रेड ब्यूटीफुली अपीयरेंस, जो पतली पतली रेड कलर का वहां पे दिखता है, कौन, ब्लड वेसल। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, अब क्या होता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। फिल द ग्राउंड गैप, जो भी घाव के कारण, इंजरी के कारण छेद हो गया था, वहां का मांस इंजरी हो गया था, टिश्यू वहां का खत्म हो गया था, अब क्या हो रहा है कि वो फिल हो रहा है, भर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो अब भर रहा है। तो वही कहता है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन किसमें होता है, प्रोलिफरेटिव फेज में। उसके बाद क्या, इपिथेलाइजेशन, न्यू इपिथेलियल सेल माइग्रेट होता है, माइग्रेट फ्रॉम ग्राउंड वुड्स इर्स। अब ये मान लेते हैं कि ये क्या है कि घाव है। अब घाव है तो क्या हो गया कि इपिथेलाइजेशन प्रोसेस होगा। इपिथेलाइजेशन प्रोसेस का मतलब होगा कि जैसे घाव है, तो अब ये जो मांस है, जो सॉरी यहाँ पे जो टिश्यू है, अब ये आगे बढ़ेगा, ये सेल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब तो जाके घाव का फॉर्मेशन होगा। घाव कैसे बढ़ता है, धीरे 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 धीरे, जैसे भोला बाबा देखे हैं, भोला बाबा का जब फिगर बनता है कैसा, नीचे से धीरे 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 ऐसे। तो इसी तरह घाव क्या होता है, जब जैसे ही घाव है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 जाके एंट्री करता है। जैसे आपको बताया ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पे जाकर ऐसे हुआ, फिर आगे चल के थोड़ा थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर क्या होगा, कुछ दिन में ये क्या होगा, पूरी तरह से ज्वाइंट हो गया, पूरी तरह से टिश्यू भर गया। क्या हो गया, टिश्यू भर गया, अब कोई घाव नहीं रहा, अब कोई घाव नहीं रहा। तो वही कह रहा है, ये इपिथेलाइजेशन हो रहा है, यानी कि न्यू इपिथेलियल सेल का, न्यू इपिथेलियल सेल का माइग्रेट हो रहा है, यानी कि मूव करके, जो घाव के किनारे से मूव करके क्या हो रहा है, उसको पूरी तरह से जो हमारा न्यू सेल है वो कवर कर रहा है। जो थिल है, इपिथेलियल सेल है, वो क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है। तो आपको बताया कि शुरू में कैसा थोड़ी बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर पूरी तरह से वो, तो इसका मतलब घाव ठीक हो गया। तो वही कह रहा, अभी कहाँ हो रहा है, मूवी हो रहा है। इस प्रोसेस में वो घाव की किनारे से क्या हो रहा है, वो ऊपर की ओर मूवी हो रहा है। उसके बाद है वुंड कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि मायोफाइब्रियोब्लास्ट पुल करता है, वॉन्ड इज क्लोजर। मायोफाइब्रियोब्लास्ट क्या करता है, पुल करता है, घिसता है उस किनारे को, क्लोजर। जो बीच में जो न्यू टिश्यू बन रहा है, तो न्यू टिश्यू कहाँ बनेगा, यहाँ पे जो खाली था वहीं पे बनेगा। अब टिश्यू बनेगा तो उसमें बताया था आपको कि किसका रोल रहता है, फाइब्रियोब्लास्ट का बहुत रोल रहता है। तो वो फाइब्रियोब्लास्ट जो ये है इसमें, अब ये हेल्प करेगा, जो ये टिश्यू जो नीचे से ग्रो कर रहा था, नीचे से ग्रो कर रहा है, ये क्या करेगा, फाइब्रियोब्लास्ट इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। जैसे आप क्या बताए आपको, आप किसी ऊंचे लेवल पे हैं, आप मान के चलिए आप इतना लेवल पे है, आप इतना लेवल पे कोई मतलब इतना लेवल उसको चढ़ना है, आप उस पे चढ़े हुए हैं, कोई नीचे में है, आप क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के उसको खींचते हैं ना ऊपर, हाथ पकड़ के पुल करते हैं, उसको खींचते हैं। उसी तरह फाइब्रियोब्लास्ट क्या करता है, जो टिश्यू यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, उसको क्या करता है, वो हेल्प करता है, मदद करता है इस टिश्यू को पूरे भरने के लिए, वो खींचता है, धीरे धीरे वो अपनी ओर खींचता है। कौन, फाइब्रियोब्लास्ट, वो हेल्प करता है। तो इसका, तो इस प्रोसेस का क्या पर्पस है, इसका पर्पस है कि रीबिल्ड करता है टिश्यू को। रीबिल्ड मतलब हो गया कि पूरे टिश्यू को भरता है। इसमें क्या, इसका क्या पर्पस है कि यह रीबिल्ड करता है, टिश्यू को नॉर्मल में लाने का प्रयास करता है। उसका बाद क्या है कि क्लोजर वुंड सरफेस, यानी कि जो घाव के सरफेस जो छिद हो गया था, उसको क्लोज कर रहा है, पूरी तरह से समतल बना देता है, उसको समतल बना देता है। यानी कि अब घर में किचन, बाथरूम सब बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे हमने जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के बाद ऊपर से एक छपरी डाला,
अभी छपरी डाला, हम क्या कर सकते हैं, सर्दी बरसात और बुन्नी से हम बच सकते हैं, लेकिन चोर से नहीं बच सकते हैं। कोई चोर आके घुस जाए, सामान ले जाएगा, पूरी तरह से खुला हुआ, सिर्फ ऊपर से छपरी डाले हुए हैं। तो उसमें क्या हुआ, छपरी डाले हुआ, उसी तरह क्या किया दिया था, हमारा सेल ऊपर से कवर कर दिया था, जो जिससे बाहर से बैक्टीरिया आने जाए, अंदर से ब्लड बाहर नहीं जा सके, तो वो प्रोसेस हो गया। उसके बाद इंफ्लेमेटरी फेज में क्या हुआ कि जैसे वो घर लिया है, झोपड़ी बना दिया, और अंदर में क्या कर रहा है, वो अलग अलग रूम बना रहा है। अलग अलग रूम क्यों बना रहा है, कहीं पे किचन बनेगा, बाथरूम बनेगा, पूजा घर बनेगा, और फिर रहने वाला घर बनेगा। तो इसमें क्या हुआ कि सिस्टम वाइज बन रहा था, रूम सब तैयार हो रहा था, रूम का क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था, उस हॉल में रूम का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी तरह इसमें क्या हो रहा था, जितने भी फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, जो भी फैक्टर था, वो क्या हो रहा था, बन रहा था, तैयार हो रहा था। इसमें क्या हो गया कि अब पिक लेवल पे पहुंच गया। अब क्या हो गया, यह पिक लेवल पे पहुंच गया। अब जो है सो आप सो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अब खाना बनाएंगे तो क्या होगा कि तो आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, और पूजा भी कर सकते हैं। पूजा भी घर बन गया, किचन भी बन गया, आप सो भी सकते हैं बेड पे आके। लेकिन थोड़ी थोड़ी और उसको मेचुरेशन करना है आप, और उसको पूरा रंग पेंटिंग करके उसको एक कलरफुल हाउस बनाना है, एक महल बना देना है। उसको क्या करना है, उसको कलरफुल हाउस। अब होगा चौथा फेज स्टार्ट होगा, मैचुरेशन। अब क्या है, कलरफुल हाउस बनाना है इसको, इसको मैचुरेशन फेज भी कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, रीमॉडलिंग। क्या कह सकते हैं, ये रीमॉडलिंग, इसको रिमॉडलिंग फेज भी कहते हैं, रिमॉडलिंग फेज करते हैं। अब हमको इसको पेंटिंग करके, प्लास्टर करके क्या करना है, इसको बहुत मस्त जबरदस्त हाउस बना देना, राजा की तरह लगे। तो अब हमारा सेल पूरी तरह से मैचुरेशन हो गया, पूरी तरह से घाव मेरा खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। वही क्या हो रहा है, मैचुरेशन फेज। तो बीम लगभग में यह कब तक चलेगा, सॉरी डिंग, लगभग ये कब तक चलेगा, 21 दिन से लेके, या तो मंथ चलेगा, वो डिपेंड करेगा आपको किस प्रकार का घाव है। मंथ चलेगा, वीक पहले चलेगा, और वीक तो खत्म हो जाएगा, 21 दिन है तो मंथ चलेगा। वो ईयर भी लग सकता है, क्या हो सकता है, ईयर भी लगता है। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास इस तरह से घाव है, उस पर डिपेंड करेगा, उस तरह से आपका वो डिपेंड करेगा आपके घर पे। अगर बड़ा घर है तो उसको पेंटिंग करने में, सजावट करने में टाइम लगेगा। अगर आपका घर छोटा है तो जल्दी आपका घर डेकोरेट हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, रंगाई पेंटाई सब हो जाएगा, वायर लग जाएगा, बिजली आ जाएगा, सब हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से उसी तरह सेल क्या करेगा, आप आराम से रिलैक्स, अब नॉर्मल काम करने लगेगा। तो हमने सेल को क्या किया, पूरी तरह से तैयार कर दिया। अब हम सेल को क्या किए, पूरी तरह से तैयार कर दिया। और क्या कह रहा है कि कोलेजन, इसमें क्या हो रहा है, मैचुरेशन में कोलेजन रीमॉडलिंग, मतलब कोलेजन क्या हो गया, रीमॉडलिंग हो गया, यानी कि पूरी तरह से अब बन गया, पूरी तरह से हमारा सेल बन गया, तैयार हो गया, स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। उसके बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, जो स्कार टिश्यू लेस, इसमें क्या हो गया, लेस वैस्कुलर पेलर टेन सराउंडेड स्किन के चारों ओर कम वैस्कुलर, जो वेसल था, जो वेसल परवियलिटी था, जो दिख रहा था। अब क्या हुआ कि उसमें ब्लड वेसल सब अपने स्थान पे एडजस्ट कर लिया, अब वो टिश्यू के अंदर चला गया, अब वो ब्लड वेसल हमारे स्किन में दिख नहीं रहा, अंदर चला गया वो। तो यही कह रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, टेंसिल स्ट्रेंथ इंक्रीज अप टू 80% ऑफ ओरिजिनल टिश्यू। अब 80% प्लस क्या हो गया, ओरिजिनल टिश्यू बन गया। अब ओरिजिनल टिश्यू बन गया। रिड्यूस वैस्कुलरिटाइज, मतलब स्कार बिकेम फ्लैट एंड फॉर, स्कार थोड़ी बहुत में स्कार वो बन गया, मतलब निशानी बन गया। अब निशानी तो होगा ही, जब इतना प्रोसेस से गुजरा तो वहां पे तो कुछ होना चाहिए, तो वहां पे निशान हो गया थोड़ा सा। और क्या हुआ कि
और फिर्म हो गया, मजबूत बन गया, मजबूत बन गया। और इसका क्या पर्पस था कि स्ट्रेंथ एंड स्टेबलाइज, मजबूत और कठोर बनाना, जिस तरह था रिपेयर टिश्यू, इसका अर्थ। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ वुंड, टाइप ऑफ वुड, सॉरी टाइप ऑफ वुंड हीलिंग। हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब घाव किस किस प्रकार से तैयार होता है, जिसमें योजना बनाने के योजना के द्वारा हम लोग कैसे घाव को हीलिंग कर सकते हैं। अब तो हम सब क्या देखे कि नेचुरल प्रोसेस था, क्या था ये नेचुरल प्रोसेस था, ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हो रहा था। अब हम योजना की तरह उसको उसमें कैसे हेल्प करके उस घाव को ठीक कर सकते हैं, योजना की तरह हम लोग खुद उसमें हेल्प करेंगे। अब हम पूरी तरह से नहीं बनाएंगे, लेकिन हेल्प कर सकते हैं कि कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो फिर समझ गया आप लोग, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, आप सब बहुत ही बुद्धिमान है। तो हम लोग देखेंगे अब एक काम करते हैं कि आप जो है ना यहीं तक रखते हैं, लंबा हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक इस सेशन को रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ वुंड हीलिंग, मतलब जो हम योजना की तरह हम घाव को कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी इसमें अपना योगदान देके। तो इसीलिए तो हम लोग क्या देखेंगे अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग जाके नोट्स बनाइए और पढ़ाई कीजिए, और आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।